हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में, यानी हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, उसके बेसिस पे क्या क्या उनके नाम होते हैं, कैसे कैसे बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और समझते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे आउटर लेयर है इसकी वो है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो कैप्सूल है। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में कोई और लेयर भी हो सकती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे कैप्सूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो है इसकी सेल वॉल। तो जो नेक्स्ट लेयर है वो है सेल वॉल, और उससे जो नेक्स्ट है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो है कैप्सूल, उससे अंदर वाली जो है वो है सेल वॉल, और जो उससे अंदर वाली है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कमिंग टू दी इनर पार्ट, तो अगर हम अंदर जाएं, अंदर जाने से पहले आप ये देख सकते हैं कि बाहर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हैं इसके पिलाए। ठीक है, ये हैं इसके पिलाए, और जो थोड़े पिलाए से बड़े हैं वो है फिम्ब्री। तो फिम्ब्री होती हैं बड़े वाली और पिलाए होती हैं उससे थोड़ी छोटे वाली। इसके बाद जो पीछे की तरफ आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या है, फ्लैजेला है। इसकी हेल्प से जो है बैक्टीरिया मूव करता है, और अगर एक होगा तो उसको फ्लैजिलम कहेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो उसको फ्लैजिला कहेंगे। तो फ्लैजिलम क्या है, सिंगुलर टर्म है, और फ्लैजिलम क्या है, सिंगुलर टर्म है, और फ्लैजिला क्या है, प्लूरल टर्म है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर हम अब अंदर चलें इस स्ट्रक्चर के तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सेंटर में जो है आपको जाल जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये डीएनए है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट होता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियस जैसा। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही सेल में पड़ा होता है, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना के, जिस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही होता है विदाउट न्यूक्लियस। तो ये हमारा हो गया सेंटर वाला इसका डीएनए, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम ये देखें, ये क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर है हमारा मीजोजोम। जो मीजोजोम है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अराइज होते हैं। हम कह सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ग्रूव की तरह होते हैं, एक गड्ढे की तरह होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बने हुए होते हैं, और इनका काम होता है रेस्पिरेशन कराना बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इनका रोल है मीजोजोम का रेस्पिरेशन का बैक्टीरिया में। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखेंगे पॉलीजोम होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम चेन बना लेते हैं, और इसको हम इसलिए पॉलीजोम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, और ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है एमआरएनए। ये छोटे छोटे जो आप बीड्स देख रहे हैं ये राइबोसोम है, सिंगल राइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें बैकग्राउंड में जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसका जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है, और ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हमारी होती हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनेली ऐसे खास होती नहीं है। सेल ऑर्गेनेली के नाम पे इनके पास राइबोसोम होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली भी मिल जाएगी। बाकी इसमें और कोई खास ऑर्गेनेली नहीं होती है, जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल में होती है इतनी सारी ऑर्गेनेली। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें बस मेन चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को, जिन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो सब चीज़ें हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक कैप्सूल और दूसरी चीज़ है हमारी फ्लैजिला। उसके बाद हम सीलिया के बारे में पढ़ेंगे, पिलाई के बारे में पढ़ेंगे, और चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया के। फिलहाल आज हम कैप्सूल कवर करेंगे और दूसरी चीज़ हम कवर करेंगे फ्लैजिला। तो चलिए देखते हैं कि कैप्सूल क्या होते हैं। जो कैप्सूल्स होते हैं वो जिलेटिनस पॉलीमर होते हैं, जो या तो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हो सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने हो सकते हैं, या दोनों से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कैप्सूल जो है आउटर मोस्ट लेयर है, यानी सेल वॉल के बाहर भी अगर कोई लेयर प्रेजेंट है तो वो क्या है, कैप्सूल है। वैसे तो वो कैप्सूल भी हो सकती है, स्लाइम लेयर भी हो सकती है, एस लेयर भी हो सकती है। ठीक है, और इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो कैप्सूल कौन सा होता है, अगर सेल वॉल की जो बाहर की लेयर है वो पॉलीसेकेराइड से बनी है या पॉलीपेप्टाइड से बनी है। ठीक है, और जिलेटिनस है तो वो कैप्सूल होता है।
ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज है अगर, तो वो कैप्सूल है। वो भी हम अंतर भी समझ लेंगे कि एस लेयर, स्लाइम लेयर और कैप्सूल में क्या फ़र्क होता है। तो फिलहाल कैप्सूल पे चलते हैं। तो कैप्सूल क्या है, एक जिलेटिनस पॉलीमर है जो कि पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, या फिर दोनों से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। जो ये पॉलीसेकेराइड है अगर, तो पॉलीसेकेराइड दो टाइप की हो सकती हैं इसमें, होमोपॉलीसेकेराइड या हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो जो हमारा कैप्सूल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और कैप्सूल जो होता है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर एक स्पीशीज़ का कैप्सूल थोड़ा अलग टाइप का होगा, और उसके हेल्प पे हम इम्यूनोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं मान लीजिए बैक्टीरिया की जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर उसके बीच में हम डिफरेंस जानना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि कैप्सूल को देख सकते हैं, उसका जो कैप्सूल होगा वो अलग होगा, यानी एक स्पीशीज़ का अलग होता है, दूसरी का अलग होता है, यानी ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। नेक्स्ट है कि ये जो होता है स्टिकी होता है नेचर में, और ये सेल वॉल के इनर साइड से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये फॉर्मली अटैच हो जाता है सेल वॉल की सेल सरफेस से, मतलब जो सरफेस होता है सेल वॉल की उससे ये अटैच हो जाता है, ठीक है। अगर ये जो कैप्सूल की लेयर है अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड हो और लूजली अटैच हो सेल वॉल से, तो इसको कैप्सूल को हम स्लाइम लेयर कहेंगे फिर, ठीक है। तो क्या होता है, अगर वेल ऑर्गेनाइज है और फर्मली अटैच है, यानी अच्छी तरीके से अटैच है, तो इसको हम कैप्सूल कहेंगे। अगर ये ऑर्गेनाइज की जगह अनऑर्गेनाइज्ड है और लूजली अटैच है सेल वॉल से, तो इसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैप्सूल का फंक्शन क्या है। भाई बैक्टीरिया को क्या ज़रूरत है कैप्सूल रखने की अपने ऊपर, तो बहुत सारे रीज़न इसके हैं। एक तो ये बैक्टीरियोफेजेस से बचाती है बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो अटैच ना हो पाए बैक्टीरिया के सरफेस पे, इसलिए कैप्सूल्स होते हैं। दूसरी चीज़, ये डेसिकेशन से बचाती है बैक्टीरिया सेल को। तीसरी चीज़ कि जो हमारे WBC होते हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया को WBC से बचाने का काम करते हैं हमारे ये कैप्सूल। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ जाता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उन्हें अटैक करते हैं ताकि हमारी बॉडी को किसी डिजीज़ से बचा सकें। तो जो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल होते हैं उनको WBC एनगल्फ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो इससे बच जाते हैं और हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो जो कैप्सूल होता है वो इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनगल्फमेंट ऑफ दी बाय दी WBC। तो इसलिए इनकी विरुलेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है। विरुलेंस क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर सकता है तो वो क्या है, विरुलेंट है, ठीक है। तो विरुलेंस के लिए भी ये हम कह सकते हैं जिम्मेदार होता है कैप्सूल। अब जो एस म्यूटेंट है जो कि एक बैक्टीरिया है, वो अपने कैप्सूल को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी इस्तेमाल करता है। कई बार जब उसके अंदर जो एनर्जी की कमी हो जाती है, स्टोर्ड एनर्जी की कमी हो जाती है, तो वो अपने कैप्सूल को ब्रोक डाउन कर लेता है और उसकी एनर्जी को यूज़ कर लेता है। तो कैप्सूल की जो शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी को यूज़ कर लेता है एस म्यूटेंट बैक्टीरिया जो है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो जाती है कैप्सूल के फंक्शन की। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला क्या होता है, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेलिकल होता है, ये सरफेस अपेंडेजेस की तरह होता है और ये सेल वॉल से बाहर निकलता है। तो ये हेयर लाइक होता है और सेल वॉल से बाहर निकलता है। अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इसका जो डायमीटर है वो 20 to 30 नैनोमीटर होता है और 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग ये हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया सेल को, ठीक है। अलग अलग टाइप की मोशन बैक्टीरिया इससे कर सकता है। और जो फ्लैजिला होता है उसकी पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है बैक्टीरिया में, किसी के पीछे हो सकता है फ्लैजिला, किसी के आगे हो सकता है, किसी की पूरी बॉडी पे हो सकता है। नंबर ऑफ फ्लैजिला भी डिफर कर सकते हैं, किसी के पास एक ही फ्लैजिला हो सकता है, किसी के पास 2 हो सकते हैं, किसी के पास पूरी बॉडी में हो सकते हैं। तो फ्लैजिला की जो पोजीशन है और नंबर है वो भी अलग अलग हो सकती है और इसी बेसिस पे हम फ्लैजिला के बेसिस पर ही हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। फ्लैजिला की पोजीशन और नंबर के बेसिस पे यानी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस कौन होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला होता है। लोफोट्राइकस कौन से होते हैं, जिनके पास एक साइड होता है पर बंच होता है पूरे फ्लैजिला का, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है, लोफोट्राइकस है। इसमें एक ही साइड है पर एक ही साइड बंच है पूरा, तो उसको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों साइड बंच होता है फ्लैजिला का, ठीक है। दोनों साइड अगर बंच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। और अगर पूरी बॉडी पे फ्लैजिला होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस,
ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोनोट्राइकस एक साइड ही, एक ही फ्लैजिला है। लोफोट्राइकस एक ही साइड है पर बंच है। एम्फीट्राइकस दोनों साइड बंच है फ्लैजिला का, और पेरिटाइकस पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है। ठीक है, ये चीज़, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाते हैं फ्लैजिला के। नेक्स्ट पे हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो हमारा एक फ्लैजिलम है, क्योंकि मैंने कहा कि फ्लैजिलम जो है सिंगुलर वर्ड है और फ्लैजिला उसका प्लूरल वर्ड है, तो अगर हम एक के बारे में बात करें तो हमेशा फ्लैजिलम बोलेंगे। तो जो फ्लैजिलम होता है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, फ्लैजिलम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बॉडी यानी बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। सबसे पहले बात करते हैं बेसल बॉडी के बारे में। तो जो बेसल बॉडी होती है वो फ्लैजिलम को सेल वॉल से अटैच करने का काम करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करती है। तो फ्लैजिला जहाँ से सेल से अटैच होता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी की हेल्प से जो पूरा फ्लैजिला का एक सिस्टम है वो कनेक्ट होता है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो बेसल बॉडी का ये होता है कि ये बेस बॉडी होती है उसकी। और अगर हम कहना चाहें कि बेसल बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसल बॉडी में एक सेंट्रल रॉड होती है और उसके आसपास रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो एक सेंट्रल रॉड होती है जो कि रिंग्स में इंसर्टेड होती है, उसके आसपास रिंग्स होती हैं। अगर हम बात करें किस टाइप की रिंग्स होती है, तो 2 चीज़ें हैं, एक होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, और इसकी स्टेरिंग टेक्निक भी हम किसी दिन ज़रूर देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, जो बेसल बॉडी होती है वो अलग होती है और ग्राम पॉजिटिव की है थोड़ी सी अलग होती है। क्या अलग होता है इसमें? तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें 2 पेयर होते हैं रिंग्स के। कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल रिंग का पेयर और दूसरा होता है डिस्टल रिंग का पेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 2 तरीके के पेयर होते हैं, एक प्रॉक्सिमल रिंग का पेयर होता है और दूसरा डिस्टल रिंग का पेयर होता है, जो कि एक सेंट्रल रोड से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। इसमें ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये क्या है? पूरा ये जो एरिया है ये बेसल बॉडी का है। यहाँ पे एक सेंट्रल रोड है और यहाँ पे आपको 4 रिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने कहा कि एक डिस्टल होती है, एक प्रॉक्सिमल होती है। तो अगर पेयर हैं तो यानी कि 4 हैं, अगर 2 पेयर हैं मतलब कि 4 रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 रिंग्स होती हैं, 2 पेयर मतलब 4 रिंग्स हैं। एक एल रिंग होती है जिसको लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग कहते हैं, क्योंकि वो इसी सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। पी होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन रिंग, एस होती है सुपर मेम्ब्रेन रिंग और एम होती है मेम्ब्रेन रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली जो होती है वो होती है एम रिंग, उसके बाद आती है एस रिंग, देन आती है पी रिंग और उसके बाद आती है एल रिंग। तो और इनके बीच में एक रोड होती है। तो इस तरीके से ये बेसल बॉडी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम रिंग से पहले जो बैक्टीरिया है उसका साइटोप्लाज्म है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये रिंग का जो कंपोनेंट है ये मतलब जो रिंग्स है वो इंसर्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एस रिंग और एम रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है। उसके बाद जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है उसमें आपको पी रिंग देखने को मिलेगी और आउटर मेम्ब्रेन में आपको एल रिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये रिंग अटैच होती है हमारे मेम्ब्रेन में। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये सब और पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये सब सेल वॉल के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो एम रिंग और एस रिंग होती हैं और जो सेल वॉल है उसमें पी रिंग और एल रिंग होती है। इस तरीके से होता है हमारा रिंग का अरेंजमेंट। ये हम बात करें बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी के ऊपर हुक आता है और हुक के आगे फिर फिलामेंट आता है। ये फ्लैजिला का सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसल बॉडी होती है जो कि एम्बेडेड रहती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। उसके बाद उसके ऊपर हुक होता है और हुक के ऊपर हमारा फिलामेंट होता है। फिलामेंट वो होता है जो फ्लैजिला का हमें देखने को मिलता है, जो लंबा तार जैसा होता है वो फिलामेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। और हुक क्या होता है? जो फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो वही हमने कहा कि जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें 4 रिंग्स होती हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर भी इसका देख लिया। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फ्लैजिला का सिस्टम। फिर बात आती है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही पेयर होता है, डिस्टल पेयर। प्रॉक्सिमल पेयर उनके पास नहीं होता है रिंग्स का, इसलिए उनके पास सिर्फ 2 ही रिंग होती है। एक एस रिंग होती है जो कि अटैच होती है थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से, और एक एम रिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, ये चीज़ एस होती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से अटैच और एम रिंग होती है सेल मेम्ब्रेन से अटैच। ये बात होती है हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, क्योंकि इनके पास सिर्फ डिस्टल पेयर ऑफ रिंग होता है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं जो कि हमारा हुक। ठीक है, बेसल बॉडी हमने समझ लिया, अब हुक समझते हैं। हुक जो होता है
वो आउटसाइड दी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, पहले हमारी बेसल बॉडी होती है, ठीक है, बेसल बॉडी होती है, फिर एक स्ट्रक्चर होता है हुक। तो अगर ये हमारी बेसल बॉडी है और ये हमारा हुक है, और जो बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है वो बच्चों हमारा फिलामेंट होता है फ्लैजिला का। ये जो आप ऐसे तार जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या है, हमारा फिलामेंट है। तो बेसल बॉडी सेल से अटैच रखती है पूरे सिस्टम को फ्लैजिला के। हुक क्या करता है, फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होती है और जो फिलामेंट होता है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ कनेक्ट करने का काम करता है ये। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स होती है। जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो हुक है वो थोड़ा सा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हुक का सिस्टम आप लोग समझ गए। नेक्स्ट आता है फिलामेंट और शेफ्ट। जो आउटर मोस्ट लॉन्ग रीजन होता है फ्लैजिलम का, उसको हम फिलामेंट या शेफ्ट कहते हैं। जो बैक्टीरिया के बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये आउटर मोस्ट रीजन होता है और सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है फ्लैजिला का। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बनता है, उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस प्रोटीन से जो है फ्लैजिला बनता है, यानी कि जो फिलामेंट है वो बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो फिलामेंट किससे बनता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है वो अपने आप को होलो सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज करके रखती है, जिससे कि हमारा फिर फिलामेंट बनता है। फिलामेंट जो होता है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी शीथ नहीं होती है। ठीक है, वो अनकवर्ड होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने समझ ली बच्चों कि फिलामेंट क्या होता है, ठीक है, हुक क्या होता है, बेसल बॉडी क्या होती है, ये हमने पूरा समझ लिया फ्लैजिला का सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि फ्लैजिला मोशन करने में हेल्प कैसे करती है बैक्टीरिया की। ठीक है, तो फ्लैजिला कैसे मूव कराता है बैक्टीरिया को। तो इस चीज़ पे जो हम कह सकते हैं कि मोशन किस तरीके से होता है, इस चीज़ पे अलग अलग थ्योरीज दी साइंटिस्ट ने। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई दूसरी चीज़ कही। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एक प्रोबेबल तरीका क्या हो सकता है मोशन का। तो कुछ लोगों का कहना था, कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि जो हमारा बेसल बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारी बेसल बॉडी होती है वो एक मोटर की तरह काम करती है। वो रोटेट करती है और उसके रोटेशन की वजह से जो फिलामेंट है वो रोटेट करता है, और फिलामेंट के रोटेट करने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारा मूव कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। दूसरे कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि एक्चुअली जो मोटर प्रेजेंट होती है ना, वो कुछ इस तरीके से मूव करती है कि जो हमारा ये फ्लैजिला होता है इसमें इस तरीके के जो हमारा ये फिलामेंट होता है इसमें इस तरीके से स्वर्ल आने लगते हैं। ये एक हेलिक्स सा स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये फिर जैसे हेलिक्स घूमता है तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ प्रोपेल करता है। ठीक है, अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक बैक्टीरिया है मान लो, और ये फ्लैजिला जो है इसने क्या करा, मोशन करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो ये हमारा मोटर सिस्टम था यहाँ पे बेसल बॉडी, इसने इस तरीके से मूव किया कि इसमें हेलिकल मोशन होने लगा फिलामेंट में, और ये जो बैक्टीरिया है ये आगे की तरफ ऐसे प्रोपेल करने लगेगा। जैसे कि एक जेट होता है ना, या कोई भी ऐसी हम बोल सकते हैं पानी में जो कुछ ऐसे चलते हैं जो कि मोटर होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मोटर बोट्स होती हैं। जो मोटर बोट क्या करती हैं, बहुत तेज़ी से उनके पीछे एक प्रोपेलर लगा होता है, और प्रोपेलर तेज़ी से जब घूमता है तो वो पानी को हटाता है और फिर जो बोट है वो आगे की तरफ चली जाती है। तो यही मैकेनिज्म कहा गया कि जो हमारा फिलामेंट है वो एक प्रोपेलर की तरह काम करता है, और फिर वो पानी काटता रहता है और जो बैक्टीरिया होता है वो आगे की तरफ जाता रहता है। तो इस तरीके से प्रोपेलिंग मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ लोगों ने बात की। कुछ लोगों ने कहा कि जो मोटर होती है या जो फ्लैजिला होता है वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा बैक्टीरिया मूव करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो ये जो हमारा फ्लैजिला है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ऐसा कहना था कुछ साइंटिस्ट का कि फ्लैजिला जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा बैक्टीरिया है वो मूव करता है। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने कहा। तो ये कुछ हम कह सकते हैं अनुमानित चीज़ें थी कि किस तरीके से जो हमारा मोशन होता है बैक्टीरिया में वो जनरेट होता है। अब मोशन भी जो है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि एक तो फ्लैजिलर मोशन हो सकता है जिसमें कि फ्लैजिला के हेल्प से जो होता है वो मूव करता है बैक्टीरिया। एक ग्लाइडिंग मोशन हो सकता है। ग्लाइडिंग मोशन में क्या होता है, ग्लाइडिंग मोशन में अगर कोई सॉलिड सरफेस है उसके अगेंस्ट जब बैक्टीरिया मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, तो जब कोई भी हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी सरफेस के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो उस मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। जब फ्लैजिला की हेल्प से मूव करने की कोशिश करता है तो हम उसको फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। इस तरीके से स्पाइरोकीट्स जो होते हैं उनमें भी एक अलग तरीके का मूवमेंट होता है जो स्पाइरोकीटियल मूवमेंट होता है,
जो स्पायरोकीट्स होते हैं उनमें भी एक तरीके का मूवमेंट होता है, तो वो भी अलग ही तरीके का मूवमेंट होता है स्पायरोकीट्स का भी। तो इस तरीके से 2-3 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, जैसे कि ग्लाइडिंग हो सकता है या फिर आपका हो सकता है फ्लैजिलर या स्पायरोकीट्स के अंदर जो होता है उस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। तो मेन चीज़ ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन चीज़ों की हेल्प से मूव कर सकते हैं, फ्लैजिला हो या फिर वो ग्लाइडिंग मोशन से भी अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से वो मूव करते हैं और जहाँ पे भी उनको जाना होता है वहाँ पर जाते हैं, जो भी उनका टारगेट साइट होती है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था अबाउट दी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हमने चीज़ें समझी कि क्या क्या बैक्टीरिया के अंदर होता है, जिसमें हमने डिटेल में 2 टॉपिक डिस्कस भी किए। बाकी के जो चीज़ें हैं, हमारे जो कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल में, वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।